ईरान यूएस समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है भारी। क्या हूती ईरान के युद्ध में होंगे शामिल? 24 घंटे में तीसरी बार भारत तेहरान के बीच संपर्क। नेपाल में आरएसपी की लहर, वामपंथी गायब। ईरान से जंग के बाद नेतन्याहू जाएंगे जेल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ रणनीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री अभियान के समर्थकों का मानना है कि अगर ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया जाए तो मिडिल ईस्ट ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। उनका कहना है कि ईरान की मिसाइल क्षमता कम करने, उसकी नेवी को कमजोर करने और क्षेत्रीय सहयोगियों की ताकत घटाने से इलाके में स्थिरता आ सकती है। हालांकि कई विशेषज्ञ इस सोच से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से अहम देशों में से एक ईरान को कमजोर करना उल्टा हालात होगा और ज्यादा खतरनाक बन सकता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस से जुड़े अधिकारियों को दी गई एक ब्रीफिंग में बताया गया कि ऐसी कोई ठोस खुफिया जानकारी नहीं थी जिससे ये साबित हो सके कि ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसके बावजूद ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान की केंद्रीय सरकार कमजोर होती है तो देश के अंदर जातीय और राजनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं। ईरान में फारसी बहुमत के साथ अज़ेरी, कुर्द, अरब और बलूच समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इन क्षेत्रों में पहले भी कई बार विद्रोह और तनाव देखने को मिला है। इतिहास भी इस खतरे की ओर इशारा करता है। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद वहां लंबे समय तक हिंसा और आतंकवाद फैला। लीबिया और सीरिया भी सरकार कमजोर होने के बाद गृहयुद्ध और चरमपंथी संगठनों का खतरा बढ़ गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ईरान भी अस्थिर हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। ऐसी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। यमन में सक्रिय हूती समूह फिलहाल ईरान के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने अभी तक सीधे युद्ध में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। माना जा रहा है कि हूती नेतृत्व सावधानी से कदम उठा रहे हैं ताकि ईरान के साथ एकजुटता भी दिखा सके और बड़े सैन्य हमले के खतरे से भी बचा जा सके। माना जा रहा है कि हूती सीधे इजरायल या अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के बजाय दूसरे मोर्चों से दबाव बनाने की रणनीति अपना सकते हैं, खासकर रेड सी और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य जैसे इलाकों में। ये इलाका दुनिया के सबसे अहम व्यापार और तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में हूतियों ने यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाकर या धमकाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। अगर इस इलाके में शिपिंग प्रभावित होती है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। इससे बिना सीधे युद्ध में कूदे भी हूती राजनीतिक और सैन्य दबाव बना सकते हैं। हालांकि यमन की अंदरूनी स्थिति भी हूतियों के फैसले को प्रभावित कर रही है। देश पहले से आर्थिक संकट और अस्थिरता से जूझ रहा है, इसीलिए फिलहाल हूती नेतृत्व हालात पर नजर बनाए हुए हैं और खुलकर सैन्य कार्रवाई से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी दौरान भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संपर्क तेज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच 3 बार बातचीत या मुलाकात हुई है। ताजा मामला नई दिल्ली में हुई मुलाकात का है। शुक्रवार को रायसीना डायलॉग के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह से मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इससे पहले गुरुवार को जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची से फोन पर बात की थी। इसी दिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे थे। वहां ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के लिए आयोजित शोक सभा में उन्होंने शोक संवेदना दर्ज की। दिल्ली में मौजूद ईरान के उप विदेश मंत्री खातिबजादेह ने पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका और ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव तय नहीं कर सकते। अभी हाल ही में ट्रंप ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि वो ईरान का सुप्रीम लीडर खुद चुनना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ईरान में ये खबर तेजी से फैल रही है कि मुस्तफा यानी कि अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। और ऐसे में ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुस्तफा खामनेई को लीडर नहीं बनाया जाना चाहिए, नहीं तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। यानी कि ट्रंप यहाँ पर ईरान को धमकाते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन वहीं भारत ने इस पूरे संघर्ष में तटस्थ रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
तो वहीं नेपाल में 5 मार्च को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए आम चुनाव हुए। शुरुआती नतीजों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल 3-3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की गिनती गुरुवार देर रात शुरू हुई और इसके शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है। चुनाव के दौरान करीब 60% वोटिंग दर्ज की गई। ये चुनाव पिछले साल केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार गिरने के बाद हुए बड़े जेनजी विरोध प्रदर्शन के बाद पहला चुनाव है। नेपाल की संसद में कुल 275 सीटें हैं। नई पार्टियों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने खुद को पारंपरिक पार्टियों के विकल्प के रूप में पेश किया है। इस पार्टी को रावी लामिछाने ने 2022 में शुरू किया था। 2022 के चुनाव में पार्टी ने 7 प्रत्यक्ष और 13 अनुपातिक सीटें जीती थी। बाद में आरएसपी सरकार में शामिल हुई और रावी लामिछाने डिप्टी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी सरकार से बाहर हो गई। अब पार्टी ने नए चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म करने, रोजगार बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने जैसे वादे किए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल के राष्ट्रपति इशाक हर्जोग को नेतन्याहू को तुरंत माफी दे देनी चाहिए ताकि वे पूरी तरह ईरान के खिलाफ चल रही जंग पर ध्यान दे सके। ट्रंप ने ये बात अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने बताया कि वे लगभग हर दिन नेतन्याहू से बात करते हैं और युद्ध की स्थिति पर चर्चा करते हैं। दरअसल नेतन्याहू पर साल 2020 से भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ अमीर कारोबारियों से महंगे तोहफे लिए थे। इन तोहफों में सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी और दूसरी महंगी चीजें शामिल बताई जाती हैं। आरोप है कि बदले में उन्होंने उन लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाया। हालांकि ट्रंप का कहना है कि आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पिछले साल राष्ट्रपति हर्जोग ने उनसे कई बार कहा था कि वे नेतन्याहू को माफी दे सकते हैं, लेकिन इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस दावे को गलत बताया। फिलहाल युद्ध की वजह से अदालत का काम सीमित है और नेतन्याहू का ट्रायल भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।